हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। तो आज एक बार पुनः हाजिर हैं हम लोग 30 क्वेश्चंस का एक अन्य सेट लेकर के। ठीक है, तो देखिए आगे हम बढ़ते हैं, सवालों को देखते हैं क्या हो रहा है। पहले कह रहा है कि यदि x बराबर इतना इतना है तो x के मान में इकाई का अंक, फिलहाल तो हमें इनका इकाई का अंक पता करना है। ठीक है, तो जरा देखिएगा यहाँ पे हमें पूरे इकाई का अंक जब भी हम पता करते हैं तो बाकी पूरा कोई भी अक्षर जो है, शब्द कितना बड़ा है, संख्या कितनी बड़ी है, कोई वैल्यू नहीं रखता है, सिर्फ लास्ट का अंक यानी कि ये वाली वैल्यू रखती है। तो 3 की पावर हो गई कितनी, 24, प्लस यहाँ पे 6 की पावर कितनी, 40। देखिए कुछ ऐसी होती हैं संख्याएं कि जिनका इकाई का अंक आप कितनी भी बार गुणा करो, जैसे एक है, एक की कितनी भी बार गुणा करिएगा एक ही आएगा। 5 की आप कितनी भी बार गुणा करिएगा 5 ही आएगा, तो 5 आएगा। 6 की आप कितनी भी बार गुणा करिए 6 ही आएगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे हमें 6 मिल गया तो इसका इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, 6। अच्छा, ये विषम संख्या है, हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि सम संख्या का कितना होता है, सम संख्या का 6। सम संख्या की अगर कोई पावर 4 है तो इसकी वैल्यू आएगी 6, और अगर विषम संख्या है और उसकी सब पावर कितनी है, 4 है, ठीक है, तो उसकी कितनी आएगी, 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 कैसा है, सम, और ये 4 से डिवाइजेबल भी है, 4 छंग 24, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो 6 और 1 7, यानी इकाई का अंक हमारा कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिएगा। नेक्स्ट सवाल में कह रहा है उस बड़े से बड़े पात्र की माप क्या होगी। अब की हमसे पूछा है पात्र की माप, क्या पूछी है, पात्र की माप, यानी जिस चीज से हमें ये नापना है। तो देखिए जरा, कह रहा है कि जिसमें इतने 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 लीटर तक के द्रवों को पूरा पूरा मापा जा सके। कितने दिए हैं, 114 लीटर, 76 लीटर, 266 लीटर, 152 लीटर। तो भाई देखो, अब अगर कोई सा ऐसा सवाल कभी कभी हमें दिक्कत करे तो पहले सबसे छोटी संख्या से काटना है। ठीक है, तो पहले 2 से काटिएगा, 2 से काटो, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 अट्ठे 16, और 2 एकम 2 तियाँ 2 तियाँ, और 2 सत्ते 14, और एक बचा 2 छंग 12। अब हमें ये लग रहा है कि सब 19 से कट रहे हैं। कितने से कट रहे हैं, 19। 19 तियाँ 57, 19 दूनी 19 सत्ते, और 19 चौक 76, ये आ गए। ठीक है, तो हमसे जो ये मासा आया है हमारा, अगर हम कभी हमसे पूछा है पात्र की माप, पात्र की माप मतलब होता है मासा। पात्र की माप अगर पूछे तो क्या निकालना है, मासा। ठीक है, तो मासा आ गया 2 × 19, अर्थात 19 दूनी 38। अगर हमसे यहीं पे पूछ लिया होता कि पात्रों की संख्या, ठीक है, अगर हमसे पूछी होती पात्रों की संख्या, तो 3 + 2 + 7 + कितना, 4, इन सबको क्या करते, जोड़ देते, 7 3 10, 2 12, और 4 कितने, 16। फिलहाल तो हमसे पूछा है पात्र की माप क्या होगी, पात्र की माप। तो पात्र की माप जो है वो कितनी होगी, यानी पात्र होना चाहिए 38 लीटर का। कितने का होना चाहिए, ठीक है, समझ गए, ये मासा का सवाल था। नेक्स्ट में देखिए, 7 संख्याएं हैं जिनका औसत है 15। ये 7 कोई संख्याएं हैं, इनका औसत 15 है। जिनमें से पहली 4 संख्याएं हैं जिनका औसत 18 है, अंतिम 4 संख्याएं हैं जिनका औसत कितना है, 13 है। ठीक है, तो जब भी कभी हमसे ऐसा तोड़ तोड़ के कोई भी सवाल दे रखा हो, बीच की संख्या पूछेगा हमेशा, जैसे 7 संख्याएं दे दी तो हमसे पहली 4 अंतिम 4, पहली 3 अंतिम 3, हमेशा बीच की संख्या ही हमसे वैल्यू पता करेगा। तो जब ऐसी कोई वैल्यू पता करे तो आप पहले क्या करिए, जितनी टोटल संख्याएं हैं 7, इनका औसत कितना है, 5, फिर आप एक अंतर का चिन्ह लगा लीजिए, ब्रेकेट लगाओ, जो अंत में तोड़ तोड़ के कह रहा है। जैसे कह रहा है 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 18, तो इनकी 18 से गुणा। अगली 4 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, 13, ठीक है, इनकी गुणा कर लो, 18 चौक 72, और 13 चौक 52, इनको जोड़ लो, और इनकी इनकी 15 सत्ते 105, अंतर ले लो, इन्हें जोड़ो, 2 और 2 4, 7 और 5 12। अब यहाँ से घटा लो भाई, 14 से 5 गए कितने, 9, और 1, यानी कि हमारी जो संख्या दे रखी है वो कितनी है, 19 है। यानी कि इन्होंने पूछा है
चौथी संख्या क्या होगी। तो चौथी संख्या यानी हमने कहा बीच की संख्या पूछेगा हमेशा, तो बीच की संख्या हमारी हमेशा इसी टाइप से हम निकालेंगे जब भी ये तोड़ तोड़ के। जैसे पहले 7 संख्याएं थी, 7 का औसत था, हमने 7 की गुणा कर ली औसत से, ठीक है। अंतर का चिन्ह लगाओ, बाकी तोड़ तोड़ के कितनी भी बार पूछता रहे उन सबको जोड़ के इनका अंतर ले लीजिए, वही आपकी क्या होगी, संख्या होगी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है किसी वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 10% कम हो जाता है, यानी एक साल में वस्तु का मूल्य 10% क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि 2 साल पहले किसी वस्तु का मूल्य 600 रुपया था, तो 2 साल पहले था तो पहली साल भी 10 कम हुआ, दूसरी साल भी कम 10 हुआ, तो कह रहा है अब उसका मूल्य क्या होगा। वर्तमान का मतलब है अब में, प्रेजेंट समय में, ठीक है। तो 2 साल भैया दोनों पहले ये था, पहली साल भी 10 कम हो गया इसका, दूसरी साल भी 10 क्या हो गया, कम, ठीक है। तो अब ये कह रहा है अब कितना बचा होगा, यानी कम हुआ होगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो, 9 नेम कितने हो गए, 81, इनकी गुणा करो, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, यानी अब उस वस्तु का मूल्य 486 रुपया रह गया होगा। कितना रह गया होगा, 486, ठीक है। ऑप्शन आपका बी ठीक हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है कि किसी संख्या के 83% और 74% का अंतर। ये कह रहा है किसी संख्या तो हमने कहा भैया कच हो जाए, संख्या तो हमेशा कै परसेंट होगी, कतई जैसे ही संख्या का नाम ले आप अपने दिमाग में फिक्स कर लो कि संख्या हमारी 100% ही होगी, ठीक है। अब कह रहा है संख्या के 83% और 74% का अंतर, तो पहले इनका अंतर ले लो भाई। 13 से 4 गए, कितने बचे, 9, अंतर कितना है, 9%, जो कि कितने के बराबर है, 72 के, कितने के बराबर है, 72 के, ठीक है। यानी कि 9% 72 है, यानी 72 जो है वो कै परसेंट के बराबर है, 9। पूछ रहा है उस संख्या का 58% कितना होगा, ठीक है। तो गुणा में लगा दीजिए 58, 9 अट्ठे 72, इनकी गुणा करो भाई, अट्ठे अट्ठे 64 के 4 हासिल 6, 8 पंजे 40, 40 और 6 कितने हो गए, 46, यानी आंसर आपका आ गया 464। उस संख्या का जो है 58% 464 होगा, कितना होगा, 464। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, ए, ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है एक वस्तु का लागत मूल्य 560 रुपया, यानी उसे लागत मूल्य का मतलब होता है उसे बनाने में इतना खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो उसका लागत मूल्य कै रुपया है, 560। कह रहा है उस वस्तु पर दुकानदार कितना मूल्य अंकित करे कि 20% छूट भी दे दे और 15% क्या हो जाए, लाभ। तो भाई देखिए 560 रुपया मूल्य है, छूट दे रहा है 80 और कह रहा है लाभ होना चाहिए 15, तो भाई जो छूट होती है 100 से घटा के लिखते हैं और लाभ होता है 100 में जोड़ के लिखते हैं, ठीक है। तो यही अब इसका क्या है, आंसर है। सोल्यूशन कर दीजिए भाई, 0 से 0, 8 सत्ते 56, गुणा कर लो, 7 पंजे 35 और 11 सत्ते 77 और 3 कितने, ओ सॉरी 77 और 3 हो गए 80, यानी कि वैल्यू इसकी कितनी आ गई, 805, यानी दुकानदार उस पे 805 रुपया क्या करे, अंकित करे, ठीक है। यही सवाल का हल हो गया आपके, तो आपका आंसर आया 805। नेक्स्ट सवाल में देखिए, कह रहा है रघु किसी कार्य के 5/9 भाग, यानी कि इसका मतलब है 5/9 का मतलब है ये टोटल काम है, कुल कार्य आपका दिया है, कुल कार्य कितना है, 9, और ये हो चुका है आपका, जो हो चुका है कार्य वो है 5। तो आपका भाई 9 काम थे, 5 अगर हो चुके हैं तो शेष कितने बचे होंगे, 4 शेष बचे हैं। ये हमारा पूरा इसका ग्राफ हो गया। देखिए काम थे 9, कितने हो चुके हैं 5 और बचे कितने हैं 4, ठीक है। अब कह रहा है कि जो 5 भाग हैं उन्हें करने में 30 मिनट लगते हैं, 30 मिनट में वो 5 भाग काम कर लेता है। पूछ रहा है शेष कार्य, तो शेष भाई कितना काम बचा है, 4, इनकी बात कर रहा है, तो गुणा में कितने 4, 5 छक्का 30, 6 चौक 24, अर्थात जो शेष काम रह गया है वो उसे 24 मिनट में क्या कर देगा, पूरा कर देगा, ठीक है। यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 80 मीटर है, कितनी है, 80 मीटर है ये, और 200 मीटर लंबे प्लेटफार्म। देखो जब भी ये रेलगाड़ी का चैप्टर आता है तो इसमें जितनी भी लंबाइयाँ होती हैं वो सब जोड़ ली जाती हैं, ठीक है। यानी कि 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 200 मीटर लंबा प्लेटफार्म है, टोटल लंबाई कितनी हो गई, 280 मीटर।
कह रहा है 24 सेकंड में, यानी समय लग रहा है 24 सेकंड। कितना लग रहा है? 24 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल बतानी है। आपने सुन रखा होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्या होता है? अब दूरी कितनी है? 280। समय कितना लग रहा है? 24। अच्छा, चाल हमें बतानी है किलोमीटर घंटा में, तो बड़े में बनानी है तो बड़ा ऊपर, और छोटे में बनानी है तो छोटा ऊपर। अर्थात ये होता है 5/18 या 18/5। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। देखो, जब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो इसे, और किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करना है तो इसको गुणा में लगा देते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल हमें किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 18 बटे कितने? 5। तो 6 तियाँ 18, 6 चौक 24, 4 सत्ते 28, 5 से काट दो, 5 एकम 5 चौक 20, 14 तियाँ 42। अर्थात रेलगाड़ी की जो चाल है वो 42 किलोमीटर प्रति घंटा है। सही है, समझ गए होंगे। आपका आंसर आ गया कितना? 42 किलोमीटर। अगले सवाल में देखिएगा, कह रहा है 6 आदमी किसी काम को 48 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? अब कह रहा है कि यदि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर काम करे। एक आदमी जो है वो कै महिलाओं के बराबर काम करता है? 2 महिलाओं के बराबर। 2 महिलाओं के बराबर काम करता है। ठीक है, ये हमें दे रखा है। आगे हमसे कह रहा है 4 आदमी 8 महिलाएं। 4 आदमी प्लस 8 महिलाएं। अब या तो सबको महिलाओं में कन्वर्ट कर लो, और या फिर हम किस में सबको कन्वर्ट कर लें? आदमियों में। ठीक है, तो देखो 2 महिलाएं कितने व्यक्तियों के बराबर काम करती हैं? मतलब एक के, तो 8 महिलाएं दे रखी हैं, तो 8 महिलाएं कितने के बराबर? गुणा 4 से करेंगे, 4 दूनी 8, तो गुणा यहाँ से भी 4 से करनी पड़ेगी। भाई हमें 8 महिलाएं दे रखी थी, इसलिए यहाँ पे 8 बनाना था, तो हमें कितने से गुणा करनी पड़ेगी? 4 से। 4 दूनी 8, तो 4 से यहाँ 4 एकम 4। यानी इन 8 महिलाओं के बराबर कै पुरुष आदमी काम करेंगे? 4 आदमी, और पहले से ही 4 आदमी हैं, तो अब आदमी कितने हो गए टोटल? 8 आदमी। कितने हो गए? 8 आदमी। यानी इनकी जो वैल्यू है, 4 आदमी 8 महिलाओं की 8 आदमियों के क्या है? बराबर है। अब शुरू से सवाल पढ़िएगा। कह रहा 6 आदमी जो हैं वो काम करते हैं 48 दिन में। तो अब हमसे पूछ ये रहा था, इसकी वैल्यू ये आई है, 8 आदमी कितने दिन में करेंगे? तो 8 छंग 48, 6 छंग 36। अब अगर कहीं दुगना तिगना होता तो भाई इसमें गुणा कर देते, आधा तिहाई चौथाई। अब चूंकि ऐसा तो कुछ हमसे कहा नहीं है, तो आपका आंसर कितना आ गया है? 36 दिन में लगे करेंगी। कितने दिन लगा देंगी? 36 दिन। यानी कि 4 आदमी और 8 महिलाएं अगर काम करें तो कितने दिन लग जाएंगे? 36 दिन लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे? 36। ठीक है, देखिए आगे। तो अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है कि इतने और इतने से कितनी गुना है? क्या पूछ रहा है? कितने गुना है? तो देखिए गुना में क्या है, एक सेकंड खाली। अच्छा ठीक है, तो हमसे कह रहा है कि ये जो संख्या है वो इस संख्या से कितने गुना है? इस संख्या से कितने गुना है? तो देखो हम करते क्या है, जो संख्या हमसे पूछी है, कह रहा इतने से कितने गुना है, तो जो पहली संख्या है उसके बटे में ये वाली संख्या दूसरी लिख लेते हैं। ओह सॉरी, क्या दे रखा है? 0 0 और कितने? 3। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा कितने लिखे हैं, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 3 के, तो पॉइंट दोनों के क्या कर दे रहे हैं? बराबर। अब पॉइंट से पॉइंट क्या जाएगा? हट। तो यानी कि ये आ गया आपका 300/3, 3 एकम 3। कितना आंसर आया? 100 गुना। कितना है? 100 गुना। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ गया। यानी कि कै गुना है? 100 गुनी है। कितनी है? अब आपको एक अगला सवाल बताना है कि ये 0.5, कितना? 0.5 संख्या 0.125 का कितने गुना है? कितने गुना है? ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। बता देंगे, कोई दिक्कत है? तो देखिए आगे। नेक्स्ट सवाल में हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये इतना दिया है तो के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये सरलीकरण में है सवाल। लिखा है 6.8 गुणा क्वेश्चन रिमार्क।
अच्छा यहाँ पे भाई गुणा का चिन्ह होगा, ये लगना भूल गया है। 70.7.9 1.16 अब जरा देखिए यहाँ से, पहले तो दोनों स्थानों के साइड में हम ये देख ले रहे हैं पॉइंटों की स्थिति क्या है, ठीक है। दशमलव, एक दो के बाद दशमलव है, यहाँ भी दो के बाद है, तो भाई दशमलव की कोई वैल्यू नहीं रही, ठीक है। यानी मान लीजिए दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गए। अब काटो भाई, 17 चौका 68। अच्छा इसे काटिएगा, 17 नेमा 153, बचा 8 81 हो गए। अब 17 चौका 68, 17 चौका 68, 13 बचे। अब कितने जाएंगे, 7 अट्ठे 8 बार चले जाएंगे, यानी कि ये हमारा कैंसिल हो गया 17 से, ठीक है। अब हम काट लेंगे कितने से, 79 से। तो पहले तो एक ही बार जाएगा, 9 दूनी 18, 2 चले जाएंगे, 4 तियां 12, अर्थात इसकी वैल्यू हमारी कितनी, क्वेश्चन रिमार्क के जो स्थान पे है संख्या, वो संख्या कितनी है, 3 है, ठीक है। यही हमारे सवाल का हल हो गया, ठीक। तो जब भी ऐसा आए, सिर्फ ये आपके जो है सरलीकरण पे आधारित है और कुछ नहीं है, काटना है आपको। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताइएगा। देखो जरा इस सवाल में क्या है कि ये भी हमारे पास 3 बार है और ये एक है, तो एक को हम अगर 3 बार लिख भी दें तो कोई फर्क तो नहीं पड़ना है, पड़ेगा। तो यानी कि ये ए क्यूब हो गया प्लस क्या हो गया, बी क्यूब। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस तमाम, तो जब भी ऐसा कभी सवाल आए, यानी कि ये किस फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और बटे में देखो ये 2 बार लिखा है, अर्थात लिखा है ए स्क्वायर। एक को तो हम कितनी भी बार लिख लें, कोई फर्क थोड़ा ही पड़ता है। तो प्लस में बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये लिखा हुआ है। अगर हम इसको जरा सॉल्व करें तो ये आएगा ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और पूरे के बटे में चल रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। देखो ये पूरी ब्रैकेट से कैंसिल, यानी कि आपका सलूशन क्या आया, ए और बी। यानी कि अब हमें सिर्फ ए और बी को जोड़ देना है, यानी पहली संख्या को और दूसरी संख्या। पहली संख्या कितनी है, 1.5, दूसरी संख्या कितनी है 1, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, यानी कि आंसर आपका आ गया 2.5। कितना आ गया है, 2.5, ठीक है। तो यही आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है कौन सी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में इतने रुपया हो जाएगी। ये दिया है हमें मिश्र धन, क्या दे रखा है, इतने रुपए हो जाएगी का मतलब ये मिश्र धन दिया है। अब जब कभी भी मिश्र धन दिया होता है और मूलधन हमेशा 100 होता है, तो देखिए इसे किस टाइप से लिख लेंगे, ये 5408 रुपया है, और पहली साल का मिश्र धन वो मूलधन 100 और मिश्र धन 4, फिर 100 और बटे 104, ठीक है। तो अब यहाँ से इनको काटिएगा, देखो भाई 104 हैं, 4 से तो कट ही जाएंगे, कितने से कट जाएंगे, 4 से काट लीजिएगा, कटेंगे 4 से, ये भी कट रहा है, 4 दूनी 8 और 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 से इन्हें काटो, 4 एकम 4 और बचे यहाँ पे 1, 4 तियां 12, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 13 से काटो, 13 दूनी 26, 13 एकम 0, 13 चौकू 52। अब ये 104 से पूरा 104 क्या कर दिया, काट दिया। यहाँ से 2 से काट लो, 2 पंजे 10, यानी कि 50 ये बचे हैं और 2 जीरो ये हैं, अर्थात आपकी ये वैल्यू आ गई कितनी, 5000 रुपए। तो कभी भी मिश्र धन दिया हो, दर दे रखी हो, 2 वर्ष का है तो 2 बार, 3 वर्ष का होता 3 बार, ये लिख के हम इसे क्या कर लेते, सॉल्व कर लेते, अर्थात आपका फिलहाल आंसर कितना आया है, 5000, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, उस वृत्त की परिधि कितनी होगी जिसका क्षेत्रफल दिया है। अब वृत्त का हमें क्षेत्रफल दे रखा है और उसकी परिधि पूछी है, तो देखो जरा, क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, और ये कि कितना है 24.64। सबसे पहले हमें आर की वैल्यू पता हो, अगर आर की वैल्यू नहीं पता है तो परिधि भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जरा देखिए, पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर स्क्वायर बराबर 24.64, 11 दूनी 22 होते हैं। अब यहाँ 11 दूनी 22 और 2 बचे, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, फिर 2 से काटिएगा, 2 एकम 2 एकम 2 दूनी 4, आर स्क्वायर बराबर इनकी गुणा करो, 7 दूनी 14 और 11 सत्ते 77 और एक कितने हो गए 78, सही है। ये 2 के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद आप क्या लगा लीजिए, पॉइंट, ठीक है। अब ये पहले पता करना है कि ये 784 किसका वर्ग है, 784 किसी का वर्ग होता है, अरे 784 किसी का वर्ग है,
देख लो भाई कितने का है, हमें तो लग रहा है कि 28 का होता है। कितने का होता है? 28 का। तो आर स्क्वायर, अच्छा अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ना निकाल आता है तो निकालेंगे कैसे, उसके लिए देखो ये 784 लिखे हमने। एक होती है इसकी तुक्का विधि होती है, दो इधर से हटा देते हैं, ठीक है। अब लास्ट का अंक देख लेते हैं, कितने हैं? 4। तो या तो दो दूनी 4 में आते हैं या अट्ठे अट्ठे 64 में 4 आते हैं फिलहाल। अब यहाँ पे वर्ग संख्या से तुलना करो तो दो दूनी 4, तीन तियां 9 ज्यादा हो जाएगी, तो दो दूनी 4। यहाँ कितने बचे? 3। अब अगर इससे ज्यादा बचते हैं तो बड़ा वाला लगाते हैं, अगर इससे कम बचते तो छोटा वाला लगाते। फिलहाल हमारा कितना आ गया? 28, ठीक है। तो ये हमने आपको पहले ही बताया कि ये कितने का है? 28 का है। 2 के बाद है तो 1 के बाद रह जाएगा होल स्क्वायर, अर्थात जो आर की वैल्यू आई है वो 2 पॉइंट कितनी आ गई है? 8, ठीक है। अब हमसे पूछा है परिधि क्या होगी, तो परिधि का सूत्र होता है, परिधि पता करवा रहा है, और परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। तो 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2 पॉइंट कितने? 8। 7 चौक 28, ठीक है। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और 1 17, और कितने के बाद पॉइंट लगना है? 1 के। तो 17 पॉइंट कितना? 6। यही आपका आंसर आ गया। या आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर आ गया 17.67 मीटर, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। कोई दिक्कत है? अगले सवाल में देखिएगा, कह रहा है निम्न में कौन सा कोण 60 का संपूरक। देखो ये दो में बड़ा कंफ्यूजन है, एक होते हैं संपूरक और एक होते हैं कोटि पूरक। क्या होते हैं? कोटि पूरक। तो कह रहा है कि संपूरक का मतलब है कि दो कोणों का योग, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो वो संपूरक कहलाते हैं। वे दो कोण का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, कोटि पूरक कहलाते हैं, ठीक है। यानी संपूरक ऐसे दो कोण होते हैं जिनका योग 180 हो, संपूरक कहलाते हैं। कोटि पूरक वे कोण होते हैं जिनका योग 90 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है 60 का संपूरक, यानी एक कोण तो 60 है, दूसरा पता नहीं है, इसका 180। तो x बराबर इसमें से घटा देंगे, कितना बचेगा? 120। यानी कि ये कितनी वैल्यू आ गई इसकी? 120 डिग्री, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है 6 पेन तथा 3 पेन तथा 6 पेंसिलों का मूल्य इतने 66 रुपया है। कितना है? अब हमसे कह रहा है यदि एक पेन का मूल्य 9 पेंसिलों के बराबर है। ये कह रहा है कि जितने में एक पेन मिलता है उतने में 9 पेंसिलें मिल जाती हैं, 9 पेंसिलें मिल जाती हैं, ठीक है। ये सवाल हमसे कह रहा है। तो कह रहा है 12 पेंसिलों का मूल्य कितना होगा। अब जरा इस बात को लिखिएगा, ये लिखा है 3 पेन और प्लस 6 पेंसिल जो हैं वो कितने की हैं? पेंसिलें 66 रुपए की हैं। कितने की हैं? तो एक पेन का मूल्य कै पेंसिलों के बराबर है? 9 के। तो हमें 3 के बराबर हो गए, यानी कि गुणा यहाँ से 9 से कर देंगे, 9 तियां 27, यानी कि एक है तो 3 पेन बराबर हो गए कितने? 3 गुणा 9, यानी 9 तियां 27 पेंसिलों के बराबर हो गए। कितने के बराबर हो गया? ये अलग से हमने निकाल लिया। तो 27 और प्लस 6 ये कुल मिला के पेंसिलें हो गई। तो इनका जो मूल्य आ रहा है वो कितना आ रहा है? 66। तो 7 6 13, 33 पेंसिल कितनी आ गई? 33 पेंसिलें हैं 66 रुपया की, 33 दूनी 66। एक पेंसिल जो है वो कितने के बराबर है? 2 रुपए के बराबर है। कितने के बराबर है? एक पेंसिल का मूल्य 2 रुपया। तो हमसे कह रहा है कि 12 पेंसिलों का मूल्य, भाई एक का इतना है तो 12 का निकाल लो। 12 पेंसिलों का मूल्य ज्यादा होगा, 12 पेंसिलों 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, यानी कै रुपया हो जाएगा? 24 रुपया हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ठीक है। तो यही सवाल हल हो गया। अगला सवाल देखिएगा। देखो भाई, अभी जैसा हमने आपको एक सवाल बताया भी था वैसा ही बिल्कुल है। अब यहाँ पे सिर्फ माइनस लगा रखा है। क्या लगा रखा है? अगर माइनस है तो घटा देते हैं, प्लस होता है तो जोड़ लेते हैं। देखिए इसका एक सूत्र होता है a³ माइनस b³, ठीक। और बटे में ये लिखा है a² प्लस ab और प्लस का b², अर्थात इसका सूत्र होता है a माइनस b और a² प्लस b² और प्लस ab,
ठीक है, ये सूत्र है। और बटे में ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस कितना चल रहा है बी स्क्वायर, तो ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल है, अर्थात हमारा क्या बचेगा ए माइनस बी। तो पूरा सवाल सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हमारा ए और माइनस बी बच रहा है। तो ए की वैल्यू है 97 और बी की वैल्यू है 47, दोनों को घटा दीजिएगा, 7 से 7, 9 से 4 गए 5 बचे, अर्थात इसका सलूशन कितना आ गया है 50। ठीक है, तो इसका आंसर आपका कितना है 50 है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 1 से 73 तक की विषम संख्याओं का औसत। तो भाई देखो, इसमें वैसे तो एक सूत्र भी होता है, ठीक है, पहले तो क्या है हम संख्याएं ज्ञात करें। अभी ये 1 से 73 तक की क्या लिखी है विषम, फिर अगली बार भैया सम लिखेगा, फिर सम लिखेगा, यहाँ पे देखो अगली बार में ये सम लिखेगा और फिर अगली बार प्राकृत लिखेगा, क्या लिखेगा प्राकृत। तो तमाम हर बार अलग 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 सूत्र लगाते रहेंगे। तो ऐसा जब भी कहे, लेकिन शर्त क्या है, लास्ट संख्या ये वाली हमारी हमेशा क्या हो विषम, क्या हो विषम। तो उसके लिए यही सूत्र रहेगा n प्लस 1 बटे कितना 2, हमेशा उसका औसत यही रहेगा जब भी ये संख्या हमारी लास्ट की कैसी आए विषम संख्या आए, कैसी आ जाए विषम। अर्थात लास्ट संख्या हमारी है 73 प्लस 1 बटे में कितने 2, 73 और 1 74 बटे कितने 2, 2 तियां 6 और 2 सत्ते 14, अर्थात हमारा औसत कितना आ गया है 37 आ गया। ठीक है, तो जब भी भाई ऐसी संख्या हो कि जो आधी आधी ना हो रही हो, 2 से ना कट रही हो, भाज्य ना हो 2 से, तो उसका औसत चाहे वो हमसे सम पूछे, चाहे प्राकृत पूछे, चाहे कैसी पूछे विषम, तीनों का औसत सेम ही होता है। ठीक है, तो इन तीनों का औसत यानी कि 37 ही होगा, कितना होगा 37। ठीक, नेक्स्ट सवाल में देखिएगा, कह रहा है 360 का 8% किस संख्या, कोई एक संख्या है कि 72% के बराबर है। भैया लिखो जरा, देखो कह रहा है 36 का 8% किस संख्या, मान लो कोई संख्या x है कि 72%, 72 बटे कितने 100, तो भाई 100 से तो 100 कैंसिल, 36 दूने 72 और 2 चौके 8, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 4, यानी कि वो संख्या हमारी कितनी है 4 है, कितनी है 4 है। इसका ऑप्शन हमारा क्या सही है, पहला सही है, यानी आंसर आ गया आपका 4। ठीक, अगला सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति किसी पुरानी साइकिल को 800 रुपया में खरीदता है, कितने रुपए में खरीद रहा है 800 में, फिर क्या कर रहा है 160 रुपए उसकी मरम्मत पर खर्च कर देता है। कितने रुपया खर्च हो रहे हैं, एक तो उसने 800 रुपया तो साइकिल वाले को दिए, 160 रुपया उसे कितने दे दिए मरम्मत में, यानी कि उसे पड़ी कितने की क्रय मूल्य 800 रुपया साइकिल वाले ने लिए, 160 संभालने वाले ने लिए, अर्थात उसे साइकिल अब कितने की पड़ी जाके 960 रुपए की। कह रहा है 1200 रुपया में बेच देता है, बेच कितने में रहा है 1200 रुपया में। तो देखो भाई कम में खरीद के ज्यादा में बेच रहा है, तो हो रहा है उसे लाभ, क्या हो रहा है लाभ, कितने का हो रहा है ये निकाल लीजिए। देखो जरा यहाँ से 1200 में से 960 घटाएंगे, अर्थात कितना आंसर आ जाएगा आपका, जरा देखिएगा 10 वो 0 बचे, 10 में से 6 गए 4 और 11 में से 9 गए 2, अर्थात उसे कै रुपया का फायदा हुआ है 240। लेकिन पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ कितना होगा, क्या पूछ रहा है, तो भाई प्रतिशत लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं कि लाभ लिखेंगे 240 रुपया, गुणा में कितना लिखते हैं 100 और बटे में जिस मूल्य पर खरीदा होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं 24 चौका 96, 4 25 100, अर्थात हमारा जो लाभ है वो लाभ की दर कितने % हो जाएगी 25% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, तो समझ गए होंगे, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कह रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में अपने से तिगुना हो जाता है, 20 वर्ष में कितना हो रहा है तिगुना, तो कह रहा है ब्याज की उसी दर से कितने समय में 5 गुना हो जाएगा। अच्छा देखिए जरा, ये गुने का मतलब क्या होता है, जैसे हमसे कोई कह रहा है कि 3 गुना हो गया, कै गुना हो गया 3 गुना, अर्थात कह रहा है 1 रुपया था तो कितना हो गया 3 रुपया, तो बढ़ा कितना 2 रुपया, कितना बढ़ा, यही तो ब्याज है, ये क्या है ब्याज, भाई 1 रुपया से 3 हो गया तभी तो तिगुना हुआ, और 3 हो गया तो ब्याज बढ़ा कितना 2 रुपया, और यही क्या हो गया आपका ब्याज। ठीक है, तो ब्याज आपका कै रुपया है 2 रुपया, कितना है
तो अब यहीं पे बात करते हैं, यहीं से सॉल्व करेंगे। देखिए जितने भी गुना होता है उसमें से एक घटा देते हैं। कितना घटा देते हैं? हमसे कह रहा है कि 20 वर्ष में हो रहा है 3 गुना, और कह रहा है 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। ये सवाल हमारा दिया हुआ है। तो भाई समय तो अकेला है, इसे लिख लो, 20 वर्ष हैं। हमने अभी आपको बताया कि जैसे 3 गुना हो रहा है तो था 1 रुपया, और 3 हो गए तो 2 रुपया बढ़े, जो बढ़ा वही लिखना है खाली। कितना बढ़ा है? 2। अब यहाँ 5 गुना होना है, यानी 1 रुपया से 5 होने हैं तो कै बढ़ जाएंगे? 4। तो गुणा में कितने लिख दें? 4। तो 2 से 2 कैंसिल, 4 दहाई 40, यानी कि यह प्रक्रिया 40 वर्षों में क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। समझ गए होंगे? कोई दिक्कत है? अगला सवाल देखिएगा, नेक्स्ट। कह रहा है का वर्गमूला अनुपाती। वर्गमूला अनुपाती यानी इनका वर्गमूल करना है। क्या करना है? देखो बहुत कंफ्यूजन होता है, एक होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। क्या होता है? तो वर्ग का मतलब है कि किसी संख्या की घात 2 कर देना, और वर्गमूल का मतलब होता है उसका अंडर रूट में सॉल्यूशन। ठीक है। अब हमसे ये क्या पूछ रहा है? कह रहा है वर्गमूला अनुपाती ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? तो भाई इनका हमसे ये कह रहा है कि जो संख्याएं लिखी हैं इनका वर्गमूला अनुपाती क्या होगा? तो 16 का कितना होता है? 4, और 9 का कितना होता है? 3, यानी कि इसका वर्गमूला अनुपाती हो गया कितना? 4:3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, कोई दिक्कत है? आगे सवालों में ऐसे ही आए तो आराम से करिएगा इन्हें। ठीक है। अगले सवाल में कह रहा है 360 रुपए को ए बी सी में 4, 3, 5 के अनुपात में बांटिए। भाई देखो जरा, यहाँ से ए है, बी है, सी है। ये कह रहा है अगर ए को 4 मिले तो बी को 3 और सी को कितने मिलने चाहिए? 5 रुपया। अब रुपया कितने हैं? 360। ये 360 रुपए कुल हैं जो इन तीनों में बांटे गए हैं। ठीक है। तो इसको मिले 4, इसको मिले 3, इसको मिले 5, 4, 3, 7 और 5 कितने? 12, यानी कि टोटल यहाँ पे कितना हो रहा है? 12। पूछ रहा है बी का भाग। बी का कितना है? 3। ये हमसे बी का भाग पूछे हैं। तो 12 तियां 36, अर्थात 30 तियां 90, अर्थात बी का जो भाग है वो कै रुपया होगा? 90 रुपया। कितना होगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। तो ये सरल सवाल था, आराम से हल हो सकते हैं। अगर ऐसे सवाल कभी भी आए तो भाई इन्हें बड़े आराम से इसी टाइप से कर दीजिए, जो दिया है वही साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखिए कह रहा है 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 की चाल से प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, किसे पार कर रही है? प्लेटफार्म को नहीं पार कर रही है, वो पार कर रही है खड़े व्यक्ति को। देखो जब भी कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को, किसी खंबे को या किसी वृक्ष को पार करती है तो उसकी जो चौड़ाई है वो नगण्य मान लेते हैं, यानी शून्य मान लेते हैं। क्या करते हैं? अब जैसे ही हो गया कोई प्लेटफार्म हो गया, पुल हो गया, भवन हो गया, तो इनकी लंबाइयाँ थोड़ी ज़्यादा होती हैं, तो इनको पार करने में समय लगता है, तो इसलिए उनकी लंबाइयाँ जोड़ लेते हैं। ठीक है। फिलहाल तो अभी है नहीं, तो हमसे पूछ रहा कितने समय। तो आपने सुना होगा समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे क्या है? चाल। ठीक है। तो अब हमारे पास दूरी कितनी दे रखी है? 300 मीटर, और चाल दे रखी है 72। अब ये 72 किलोमीटर में है, दूरी मीटर में है, तो भैया नाइंसाफी है, इसके साथ इंसाफ करेंगे, यानी इसको भी मीटर में बना लेंगे। ठीक है। तो गुणा में कितने? 5/18। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 5/18 या 18/5। ठीक है। ये मीटर में बनाते हैं तब लगाते हैं, ये किलोमीटर में बनाते हैं तब लगाते हैं। ठीक है। तो भाई देखो हमें किलोमीटर था, मीटर बनाना था, तो इसलिए 5/18 बटे में थे, इसलिए ऊपर पहुंच गए। तो 18 चौक 72, 5 छक्का 30, 4 से काटो, 15 चौका 60, अर्थात कितना समय लग जाएगा? 15 सेकंड का समय लग जाएगा। कितना लगेगा? 15 सेकंड। यही आपका क्या आ गया? आंसर। ठीक है। आशा है समझ गए होंगे सवालों को। आगे देखिएगा कह रहा है उस कोण की माप क्या होगी जो अपने संपूरक कोण का 5 गुना है। अब भाई देखो अभी हमने आपको बताया था कि संपूरक और एक होता है कोटि पूरक। संपूरक होते हैं 180 के, और कोटि पूरक होते हैं कितने के? कोटि पूरक होते हैं 90 के। ठीक है। अब ये हमसे कह रहा है कि दो कोण हैं,
कोई कोण मान लीजिएगा, कोण ए और कोण बी, ठीक है। कह रहा है कि वह अपने संपूरक कोण का 5 गुना है, यानी मान लो ए का संपूरक बी है, अगर ये 1 है तो ये कितना है, 5। कितना है, यही तो कह रहा है 5 गुना है। तो हमसे कह रहा है उस कोण का मान बताओ, यानी इस ए की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो दोनों का जो जोड़ है वो कितना है, 180। 5 और 1 कितना हो गया, 6। अब हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो 5 6 तियां 18, 3 पंजे 15, अर्थात कोण ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 डिग्री आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 150। यही आपका सलूशन हो गया। तो आशा है गणित के हमारे ये 25 सवाल थे, इन्हें भली भांति आपने समझा होगा। अब अगले 5 सवाल जो हैं वो काय के हैं, रीजनिंग के हैं, काय के हैं। तो जरा देखिए यहाँ से, बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। कह रहा है बर्तन जिस प्रकार संबंधित है चम्मच से, तो बर्तन का एक पार्ट ही तो है चम्मच। बर्तन क्या है, वो चम्मच क्या है, बर्तनों में एक पार्ट है। तो ऐसे ही जैसे हमसे ये कह रहा है बर्तन जो है वो बर्तनों का पार्ट है चम्मच, क्या है, चम्मच। तो हमसे कह रहा है कैलेंडर। अब कैलेंडर तो समय बताता है ना, क्या बताता है, समय। तो कह रहा है कैलेंडर, अब समय होता है छोटे छोटे टुकड़ों से, तो इनमें से होता है सबसे छोटी चीज है तारीख, क्या है। तो यानी कि जो कैलेंडर है वो किससे संबंधित होगा, तारीख से संबंधित होगा। कितने संबंधित होगा, तारीख से। किससे संबंधित होगा, तारीख से, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, तारीख, ठीक है। कोई दिक्कत है, अगले देखिएगा नेक्स्ट में। अब कह रहा है संबंधित संख्या चुनिए। देखो भाई, जो इसमें संबंध है पहली संख्या का दूसरी संख्या से संबंध होगा, वही इस संख्या का यहाँ पे जो रिक्त स्थान है उसका होगा। तो किसी प्रकार से 34 आने चाहिए। तो 16 दूनी 32 और प्लस 2, अर्थात 16 दूनी 32, 32 में 2 जोड़िएगा, कितने हो जाते हैं, 34। तो बिल्कुल ऐसा ही करना है, 11 गुणा 2 और प्लस में भी कितने, 2। 11 दूने 22 और प्लस 2, अर्थात कितना आंसर आना चाहिए आपका, 24। कितना आना चाहिए, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 24, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, कह रहा है इनमें से विषम संख्या क्या है। तो देखिएगा, जो भी आप यहाँ से देखें, GHIXYZ BUTCDEF है, तो ये सब संख्याएं हमारी क्रम से दे रखी हैं, यानी कि GHI बिल्कुल क्रम से है, XYZ। अब ये BUT यही क्रम से नहीं है, और CDEF ऐसे बिल्कुल लगातार हैं। तो सबसे अलग हमारी संख्या कौन सी है ना। तो इसमें से इनका कोई क्रम नहीं है। अगर कोई दूर की संख्याएं होती, जैसे जी के बाद एफ होता, कहीं और आ जाते, तो इस टाइप से अगर कोई संख्याएं होती, उनके बीच संख्याएं होती, तो हम इनकी नंबरिंग कर लेते। अभी चूकते हो, ये बिल्कुल लगातार संख्याएं दे रखी हैं, तो हमें इन्हें नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा सबसे अलग आ गया BUT। आगे देखिएगा, कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो ये लिखा है रेड, रेड को बता रहे हैं कि लिखा जाता है परसेंटेज, हैच, और ये स्टार है, और आपका ये डी की वैल्यू जो है वो डॉलर दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ से इनकी जो वैल्यू है, यानी कि इनको रिप्रेजेंट किया है, आर को लिख रहे हैं किससे, परसेंटेज से, ए को इससे, और ये इस टाइप से इन्होंने लिख दिया है खाली, और कोई दिक्कत नहीं है। RIPE को इन्होंने लिखा है परसेंटेज, देखो यहाँ पे आर को परसेंटेज से, यहाँ भी आर को किससे लिखा है, प्रतिशत से लिखा है। फिर कह रहा आई का यहाँ स्टार है, यहाँ भी स्टार ही दिया है। और पी का बता रहे हैं, पी का क्या दिया है इन्होंने, एट द रेट दिया है। ई का सी दे रखा है, ठीक है। तो ये हमें दिया है। अब हमसे कह रहा है कि तो उसी भाषा में डियर को क्या लिखा जाएगा, डियर। तो हमें इनके अक्षरों का जो है किससे रिप्रेजेंट किए गए हैं वो सिर्फ दर्शाना है। पहले दिया है डी, तो डी को देखो कहे से लिखा गया है, डॉलर से। कहे से लिखा गया है। ई को देखिए कहे से लिखा गया है, सी से लिखा गया है, ठीक है। ए को कहे से लिखा गया है, हैच से लिखा गया है। आर को कैसे लिखा गया है, प्रतिशत से, ठीक है। तो इसका जो ये वाला ऑप्शन है वही आपका क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। देखो कौन सा है, डॉलर, सी, हैच और परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, डी वाला, ठीक है। तो अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है विजय एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहता है। अब कौन कह रहा है, विजय, और किससे कह रहा है, कोई एक लड़का है उससे कह रहा है। क्या कह रहा है कि
उसकी माता, किसकी, लड़के की माता जो है मेरी माता, यानी कि इनकी जो माँ है, इनकी माता की एकमात्र पुत्री हैं, यानी कि एकमात्र पुत्री अर्थात इनकी जो पुत्री हैं वो हैं। तो यानी जो इसकी माता विजय की माता है वही इसकी माता है। तो यानी कि ये दोनों हो गए बहन भाई, ये दोनों क्या हो गए, बहन भाई। भाई एक ही माता के जो संतानें होती हैं वो भाई भाई होते हैं या बहन भाई होते हैं या बहनें होते हैं। तो चूंकि एक इसमें से लड़का है और एक लड़की है तो ये आपस में क्या हो गए, बहन भाई। अब हमसे कह रहा है कि उसकी माता है, ये जो पुत्री है इसकी क्या है, माता है, इसकी क्या है, माता। जरा देखिए यहाँ से, ये जो पुत्री है ये इसकी क्या है, माँ है। यानी कि ये वाला करेक्टर और ये करेक्टर सेम है, ये करेक्टर क्या है, सेम। तो पुत्री इसकी माता है, तो यानी कि ये लड़का जैसे आपकी सिस्टर हैं और उनका लड़का आपका कौन लगा, भांजा, क्या लगा, भांजा। तो क्या कह रहा है, वह लड़का, अब यहाँ से देखिए ऑप्शन लिखने में, लड़का विजय से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात ये नहीं कह रहा है विजय कौन लग रहा है, ये पूछ रहा है वो लड़का विजय का कौन लगता है। तो लड़का जो है वो क्या है, भांजा है, लड़का क्या है, भांजा है, किसका, विजय का। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया, ये भांजा, ठीक है। अगर हाँ ये कह देता हमसे कि विजय का लड़के से क्या संबंध है, विजय का लड़के से, तो अब ये कहता कि विजय कौन है, तो विजय कौन होता, मामा, कौन हो जाता, मामा। तो आपका ऑप्शन कौन सा ठीक होता, मामा। चूंकि अभी पूछा है लड़के का विजय से क्या संबंध है, तो लड़का भांजा लग रहा है, ठीक है। तो लड़का क्या है, भांजा, ठीक। आगे देखिए तो भाई आज ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे और इन्हें आशा है कि आपने बढ़िया करके समझा होगा। बढ़िया से देखिएगा और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।